आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और लेकर हाजिर हूं 5 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना के 10,000 नए मामले, केंद्र सरकार ने जारी किए अनलॉक 1 के दिशा निर्देश। भारत में कोरोना पेशेंट की संख्या 7वीं पोजीशन पर है और इटली को वो पार कर सकता है अगले 24 घंटे के भीतर। सीमा पर तनाव के बीच कल होगी चीन से बातचीत। देश और दुनिया की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। 1 महीने से चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच गतिरोध बना हुआ है। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। लॉकडाउन में साफ हो गई है गंगा। हजारों करोड़ रुपए गंगा सफाई पर खर्च किए, लेकिन गंगा साफ नहीं हो पाई। लेकिन इस बार माँ गंगा ने और प्रकृति ने खुद को साफ किया है। बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे, यूपी की एक टीचर ने एक साथ कई स्कूलों में फर्जीवाड़ा कर कैसे बना लिए 1 करोड़। लेकिन पहले बड़ी खबरें। नमस्कार, मुख्य समाचारों के साथ मैं माधुरी। भारत और चीन सीमा विवाद के बीच कल होगी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता। भारत की ओर से हिस्सा लेंगे 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। कोरोना संकट के बीच केंद्र ने मार्च 2021 तक के लिए उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया है जिनका ऐलान 2020-21 के आम बजट में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। कोरोना मरीजों के मुफ्त या कम कीमत में इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों से 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरों में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए नगर वन योजना का ऐलान किया। 200 से ज्यादा शहरों में वन क्षेत्र बनाए जाएंगे। केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या के मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हो रहे प्रदर्शनों से निपटने के लिए रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने सेना की तैनाती का विरोध किया है। और मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 8 जून से खुलने जा रहे मॉल, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स और होटलों के लिए केंद्र सरकार ने आज दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसी बीच गुरुवार को देश में संक्रमण के 9,851 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक एक दिन में सामने आए सबसे ज़्यादा मामले हैं। अब तक संक्रमण के कुल मामलों की तादाद भारत में 2,26,770 हो गई है, जबकि 1,09,461 मरीज ठीक भी हुए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा 77,793 मरीज महाराष्ट्र में हैं, जबकि 27,256 के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 25,000 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। बीते एक हफ्ते में दिल्ली में बड़ी तादाद में मामले सामने आए हैं और अब यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने के संकेत मिलने लगे हैं। दिल्ली में कैसे हालात हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी निखिल लखवानी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,349 मामले कोरोना के दर्ज किए गए। इसी के साथ जो कुल पॉजिटिव मामलों का जो आंकड़ा है वो देश की राजधानी में 25,000 के पार जा चुका है। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 22 मौतें दर्ज की गई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा है वो 650 पर अभी आके बना हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त बेड्स जो कोरोना पेशेंट्स के लिए वो उपलब्ध है, लेकिन जो सच्चाई है वो इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। रोज़ाना ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कोई ना कोई पेशेंट समय पे दिल्ली के अस्पतालों में बेड न मिलने के कारण अपनी जान गंवा दे रहा है। किसी का अगर टेस्ट भी पॉजिटिव आता है तो कोई रीच आउट नहीं करता। अगर वो हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करते हैं तो हेल्पलाइन नंबर या तो अमूमन बिजी बताए जाते हैं या तो उस पर कोई रिस्पॉन्स या कोई ख़ास तरीके की हेल्प लोगों को जो पेशेंट है उनको भी नहीं मिलती। केवल इतना ही नहीं, अगर कोई मेंबर फैमिली का अगर कोरोना पॉजिटिव है तो बाकी के मेंबरों का भी कोई ट्रेसिंग नहीं होती। जो दिल्ली के अथॉरिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि वो रीच आउट करें,
जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात करें कि आपका भी अगर आप हाई रिस्क जोन पे हैं, आपका भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आया है, आपका भी टेस्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरफ दिल्ली की बॉर्डर सील कर दी गई है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से पूछा है कि क्या दूसरे शहरों के लोग, दूसरे जो राज्यों के लोग हैं, उनको क्या हक नहीं है दिल्ली में मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करने का। लेकिन जब दिल्ली के लोगों को ही ये सुविधा उठाने को नहीं मिल रही है तो कैसे दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली की मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने निजी लैब्स से कहा है कि बिना लक्षणों वाले लोगों का टेस्ट ना किया जाए। विशेषज्ञ इस रणनीति को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नुकसानदायक मान रहे हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता मिलन शर्मा। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को देखकर दिल्ली सरकार तो चिंतित है ही, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार ने 7 ऐसी प्राइवेट लैब्स और एक एनसीडीसी जो केंद्र सरकार के अंदर आती है, इसको शो कॉज नोटिस भेजकर पूछा है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को क्यों टेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दूं कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के तहत जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनकी टेस्टिंग की अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति के या फिर कोई हेल्थ केयर वर्कर के कांटेक्ट में आया है और उनका कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है कोरोना वायरस का, फिर भी उनका टेस्ट करना ज़रूरी है। और दिल्ली सरकार को लग रहा है कि जो प्राइवेट लैब्स हैं इस गाइडलाइन में लूप होल देखकर ऐसे लोगों का टेस्ट कर रहे हैं जिनका टेस्ट करना इस वक्त ज़रूरी नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित है कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामले रुक नहीं रहे हैं और सरकार का ये कहना है कि फ़िलहाल जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है उसके तहत ही टेस्ट किया जाए। इसको लेकर जो प्राइवेट लैब्स हैं उनकी अभी टेस्टिंग सस्पेंड कर दी गई है। विशेषज्ञों का ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या दिल्ली सरकार किसी तरीके से कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस के जो आंकड़े हैं क्या वो छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फ़िलहाल एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्ट ना होना इसका संकेत देता है कि अगर देश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड भी हो चुका है तो क्योंकि 80% ऐसे केसेस एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं, तो कैसे पता चल पाए कि किस तरीके से संक्रमण पूरे राज्य में फैल रहा है। शुक्रिया मिलन शर्मा। उधर दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर एक बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। क्या है ये मामला, बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर कुलश्रेष्ठ। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित अस्पताल राम मनोहर लोहिया पर यह आरोप लगा दिया था कि यहां कोविड-19 की टेस्टिंग में न सिर्फ देरी की जा रही है बल्कि टेस्ट रिपोर्ट में भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में जब खास मीटिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आमने सामने हुए तो केंद्रीय मंत्री ने उनको जमकर सुनाया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने टोकते हुए कहा कि ऐसे समय में अस्पतालों के पैथोलॉजिस्ट को गलत ठहराना सही नहीं है। वो पेशेवर तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ऐसे में उन पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी कहा कि हमने लैब की क्षमता बढ़ाई है, लेकिन कई लैब ऐसे हैं जहां दिल्ली सरकार अभी तक टेस्ट सैंपल तक नहीं भेज पाई है। जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू गो बाय द प्रोफेशनल ओपिनियंस। बता दें, ये मीटिंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव के साथ दिल्ली के सभी 11 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। जानकारी हो कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 25,000 से ज्यादा हो गई है और करीब 14,000 एक्टिव केस अभी भी हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की इस खींचतान की वजह से आम जनता को कितना लाभ कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। नुपुर कुलश्रेष्ठ,
आज तक रेडियो। भारत में बीते एक हफ्ते से हर दिन कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद बढ़ती जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि भारत संक्रमण के मामलों में कई और देशों से आगे निकल सकता है। आज तक के डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय बता रहे हैं क्या कहती है कोरोना संक्रमण की ये बढ़ती हुई संख्या। भारत में कोरोना पेशेंट की संख्या पूरी दुनिया के मुकाबले अगर देखी जाए तो 7वें पोजीशन पर है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही यूरोपियन कंट्रीज इटली को वो पार कर सकता है अगले 24 घंटे के भीतर, क्योंकि भारत में अभी टोटल जो नंबर है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक वो तकरीबन 2,27,273 है, जबकि इटली में 2,34,000 के आसपास केसेज हैं। लेकिन जो केसेज के बढ़ने की रफ्तार है उसको देखते हुए लग रहा है कि इंडिया जो है आज 6ठे पोजीशन पर आ सकता है 24 घंटे के बाद। अगर आज के आंकड़े हम देखें, जो सरकारी आंकड़े हैं हेल्थ मिनिस्ट्री जो देती है, उसने आज सुबह ये बताया कि 2,26,770 केसेस हैं इंडिया में, कंफर्म केसेस टोटल, जिसमें से नए केसेस जो जुड़े हैं वो 9,851 केसेस हैं, यानी तकरीबन 4.5% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है कल के मुकाबले। और लेकिन ये रेट जो है वो लगातार पिछले 4 या 5 दिन से बना हुआ है कि हर रोज 4.5% ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। यानी कि पहले अगर हम करें कि पहली जून को, केवल जून के फर्स्ट डे से देखें तो 8,392 के आसपास नए मरीज आए थे। 2 दिन गैप करके देखें 8,909, फिर उसके बाद 9,304 और आज 9,851, तकरीबन 10,000 के आसपास अगर डेली मरीज बढ़ रहे हैं तो नो डाउट भारत के लिए ये बहुत ही चिंताजनक बात होगी। आप देखिए कि 23 मई को 1,25,101 के आसपास टोटल केसेस थे इंडिया में, आज 2,26,000, तकरीबन 1 लाख ज़्यादा, यानी कि 5 जून को ये 2,26,000 से सरकारी आंकड़े के मुताबिक। और ये इनका डबलिंग रेट उस समय यानी कि 23 मई को 13.1 दिन का था, यानी कि इस 13 दिन के आसपास करीबन उनके केसेस दोगुने हो रहे थे। आज 14.8 है 14। लेकिन जो बेस नंबर होता है, जैसे 1,25,000 का 13 दिन में दोगुना होना और 2,26,000 का 14 दिन में दोगुना होना, ये बताता है कि कितना तेजी से भारत में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। 23 मई के आसपास जो डेथ की संख्या थी कोरोना पेशेंट की वो 3,720 थी, आज 6,348, तकरीबन दोगुनी हो गई है इस पिछले 14 से 15 दिनों में। तो ये एक भयावह संकेत है। शुक्रिया दीपू राय। वहीं लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के हालात पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा है कि जो भी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिनों के भीतर उनके घर पहुंचाया जाए। अदालत ने राज्य सरकार से घर लौट रहे मजदूरों को किस तरह की राहत या रोजगार दिया जा रहा है इसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी कहा है। मजदूरों के पंजीकरण, यातायात और रोजगार पर अब अदालत 9 जून को फैसला सुनाएगी। अनलॉक 1 के तहत होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल और धार्मिक स्थल सोमवार से खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज इनसे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। धार्मिक स्थलों में क्या तैयारियां की जा रही हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी गरिमा। लॉकडाउन की वजह से लॉक हुआ देश अब धीरे धीरे खुलने लगा है। 8 जून से मंदिरों की घंटी भी सुनाई देगी और मस्जिद में आजान भी, गुरुद्वारों में पाठ भी होगा और चर्च में प्रार्थनाएं भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कुछ एहतियातों और नियमों के साथ। इन बदले हालातों में दर्शन का तरीका भी बहुत अलग होगा। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर जाने वालों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगाकर ही आप मंदिर, मस्जिद या किसी भी धर्म स्थल में प्रवेश कर पाएंगे। धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। अगर आप थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे तभी आप अंदर जा पाएंगे। हमारे संवाददाता आपको बताएंगे कि 8 जून के बाद पटना के महावीर मंदिर में दर्शन करने का तरीका कितना बदल जाएगा। देखिए, सबसे पहले जब भक्त यहाँ आएंगे मंदिर के बाहर तो कतारबद्ध तरीके से जब वो मंदिर परिसर के बाहर ही होंगे तो सबसे पहले यहाँ सैनिटाइजेशन मशीन लगाया गया है। यहाँ पर आप देखिए मार्किंग की जा रही है, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, यानी 2 गज की दूरी बनी रहे, भक्त एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। उसके बाद हाथ पैर धोकर ही आप मंदिर में दर्शन कर सकेंगे और मस्जिद में भी अब आपको वजू घर से करके आनी होगी।
मस्जिदों में कैसे होगी नमाज और क्या है तैयारियां, ये बताएंगे दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, हमने पहले से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है और लोगों को बताया भी जाएगा कि वो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। नमाज पढ़ने वालों के लिए मार्किंग कर दी गई है कि कितने फासले से वो नमाज पढ़ें, और इसी तरह जो हौज है हमारा उसके लिए उसको खाली करा दिया है और लोगों से कहा जाएगा कि लोग अपने अपने घरों से वुजू कर आएं। धार्मिक स्थलों के अंदर भी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा। मंदिरों में इसके लिए मार्किंग की जा रही है, तो वहीं नमाज पढ़ने वालों के लिए भी मस्जिदों में मार्किंग कर दी गई है। दर्शन और पूजा करने के दौरान मूर्ति को छूने की मनाही है और किताबों और दीवारों को छूना भी प्रतिबंधित है। मंदिर में कीर्तन भजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन तो होता ही है, साथ ही संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता है। अब ना तो मंदिरों में प्रसाद बांटा जाएगा और ना ही जल का छिड़काव होगा। इन सब नियमों का पालन करते हुए अब आप धार्मिक स्थलों में जा सकेंगे। गरिमा बुधानी, आज तक रेडियो। शुक्रिया गरिमा। पिछले 1 महीने से भारत और चीन के बीच सीमा पर खिंचाव और तनाव के काले बादल छाए हुए थे। अब कहीं एक कोई बूंद गिरी है अच्छी खबरों की बरसात की उम्मीद जगाती हुई। कल दोनों ही देशों के बीच सेना और उच्च स्तरीय बातचीत होने जा रही है। सीमा पर कैसा है माहौल और भारत की क्या है रणनीति, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ बानी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति को टालने के लिए शनिवार को दोनों सेनाओं की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक होने जा रही है। देश और दुनिया की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच गतिरोध बना हुआ है। 1 महीने के भीतर कई बार कोशिशें हुई कि ब्रिगेडियर लेवल की स्तर पर या मेजर जनरल लेवल की स्तर पर इस मामले में बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन चीन ने इन सभी पेशकशों को अभी तक फिलहाल ठुकराया था। लेकिन 3 दिन पहले चीनी सेना लेफ्टिनेंट जनरल की स्तर पर होने वाली बातचीत को लेकर रजामंद हो गया और शनिवार को ये बातचीत चुशूल में दोनों देशों के बीच बने बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर होगी। दरअसल यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि बॉर्डर मीटिंग पॉइंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किस लिए बनाया जाता है। ये दरअसल 1962 के बाद दोनों सेनाओं के बीच सहमति बनी है कि यदि कोई भी विवाद 2 देशों के बीच होता है, उससे चुशूल में ही बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर जो है वहां पर सुलझाया जाएगा। भारतीय सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह टीम की अगुवाई करेंगे और चीन की तरफ से तिब्बतियन डिवीजन के लेफ्टिनेंट जनरल इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल चीन ने जिस अंदाज से भारतीय इलाके में कई जगहों पर फौजी ठिकाने बनाए हैं और फौज की तादाद बढ़ाई है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी न सिर्फ फौज की तादाद बढ़ाई बल्कि हथियार भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ रवाना किए। उस बीच भारत की फौज की तरफ से यही मांग रहेगी कि 2 मई से पहले जो सीमा की स्थिति थी उसी को बहाल किया जाए। शुक्रिया अशरफ बानी। भारत की ओर से बातचीत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। कौन है ये हरिंदर सिंह, बता रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी। भारत चीन सरहद पर तनातनी को चलते 1 महीना बीत चुका है। पिछले महीने की 5-6 तारीख से ये तनाव शुरू हुआ था, जब भारत और चीन के सैनिक लद्दाख में पैंगोंग झील के पास झगड़े थे। छिटपुट खींचातानी थी, लेकिन सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। यहाँ तो मामला सुलझ गया, लेकिन लद्दाख में हर रोज कुछ न कुछ नई हलचल होती रही। चीनी सेना ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, भारत ने भी। पहली बार जब 1993 में एक सीमा को दोनों देशों ने माना, तब 23 जगह ऐसी थीं जहां दोनों ने अपनी अपनी दावेदारी जताई थी, जिनमें 15 क्षेत्र पश्चिम में हैं, यानी लद्दाख में। पैंगोंग झील उनमें से एक है, मगर गालवान घाटी और हॉट स्प्रिंग एरिया तो नए स्थान हैं जहां चीन ने अपना हक जताने की कोशिश की है।
बहरहाल इस एक महीने की टेंशन के बीच कई बातें हुई और अब कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिस पर सबकी नजर है। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो लेह में 14 कॉर्प्स के कमांडर हैं। 14 कॉर्प्स भारतीय सेना के ऊधमपुर स्थित उत्तरी कमान का हिस्सा है, जिसे फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है। और हो भी क्यों ना, देश के सबसे ऊंचे और सर्द इलाकों में तैनात रहते हैं ये सैनिक और हर चुनौती का सामना करके देश को सुरक्षा की ऊष्मा पहुंचाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में 14 कॉर्प्स की कमान संभाली थी। इससे पहले उन्होंने भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें सैन्य खुफिया महानिदेशक DGMI, सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के महानिदेशक DGOLSM वो रह चुके हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन के रूप में अफ्रीका में भी काम किया है और जम्मू कश्मीर में युद्ध का अनुभव देखा है। और सबसे बड़ी बात वो ये कि वो शब्दों के जादूगर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी पुस्तक जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है। कल क्या होता है बैठक में, इसका इंतजार हम सबको है। बातचीत से सब हल मिल जाएं, यही सब चाहते हैं। यूं भी साहिर लुधियानवी ने कहा था कि जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या मसलों का हल देगी। माधुरी, आज तक रेडियो। शुक्रिया माधुरी। आज रात चांद आपको थोड़ा सा बदला बदला सा दिखेगा। दरअसल आज रात एक खास तरह का चंद्रग्रहण है। ये आम चंद्रग्रहण की तरह नहीं होगा और इसका प्रभाव भी कम ही नजर आएगा। लेकिन जिन्हें खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी है, उनके लिए आज की रात खास है। सुनिए हमारी सहयोगी नूपुर की ये रिपोर्ट। ये चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। ये सदाबहार गाना मैं ऐसे ही नहीं याद कर रही। दरअसल आज की रात चांद और आसमान के लिए कुछ खास है। चंद्रग्रहण है आज। चंद्रग्रहण भी ऐसा जिसमें हमारी धरती की परछाई उस चमकीले चांद पर पड़ेगी। जी हाँ, आज हमारी वसुंधरा की आंचल की छांव तले वो निशिराज यानी कि चंद्रमा सोएगा। इस रोमानियत भरे पल से बाहर कुछ तथ्यों की बात करें तो ये ग्रहण सामान्य ग्रहण नहीं है। दरअसल इसे उपछाया चंद्रग्रहण कहा जा रहा है। स्ट्रॉबेरी और लूनर एक्लिप्स के नाम से जाने वाले इस ग्रहण के कई वैज्ञानिक पहलू हैं। जानकारी के मुताबिक इस उपछाया ग्रहण में चांद पर सिर्फ हल्की सी परछाई पड़ती दिखेगी, यानी चांद मटमैले रंग का दिखेगा और ये परछाई चांद के 58% हिस्से को कवर करेगी। यही नहीं, चांद के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों की चमक में कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा। दरअसल इसे पेनिम्ब्रल ग्रहण की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इस ग्रहण में पृथ्वी की छाया सीधे तौर पर चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, लेकिन एक धुंधली सी परत चांद पर पड़ती ही रहती है। यही वजह है कि चांद की तेज में कमी लगती है और वो कुछ बुझा बुझा सा नजर आता है। इसे भारत समेत एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में देखा जा सकेगा। तो आज आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। रात 11:15 पर यह खगोलीय घटना शुरू होगी, जो कि करीब 3 घंटे यानी 2:34 तक चलेगी। यही नहीं, रात 12:54 में ग्रहण अपने शबाब पर रहेगा। तो इंतजार कीजिए, आज रात चांद, चांदनी और अनंत आकाश का आनंद लीजिए। नूपुर कुलश्रेष्ठ, आज तक रेडियो। प्रयागराज से अंबेडकर, अंबेडकर नगर से अलीगढ़ और अलीगढ़ से सहारनपुर और सहारनपुर से बागपत। ये उत्तर प्रदेश की किसी सड़क यात्रा पर नहीं ले जा रहे हम आपको, बल्कि उन जिलों के नाम बता रहे हैं जहां 25 स्कूलों में एक ही टीचर बच्चों को विज्ञान पढ़ा रही हैं। माने टीचर एक, स्कूल अनेक। मैनपुरी की रहने वाली इन मैडम ने पिछले 13 महीने में करीब 1 करोड़ रुपए की सैलरी भी उठाई है। कुछ जादू सी कहानी है ना। एक व्यक्ति एक साथ इतने स्थानों पर कैसे? आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला माधुरी से। नाम ही इनका बस अनामिका है, यानी जिनका कोई नाम ना हो, मगर पहचान इनके नाम की बहुत है। इनका नाम उत्तर प्रदेश के 25 स्कूलों में एक साथ विज्ञान की टीचर के तौर पर दर्ज है। क्या ये कोई गैस का कण है जो बहुत तेजी से फैलता है, या इनकी स्पीड लाइट की स्पीड जितनी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर नैनो से भी नैनो सेकेंड में पहुंच जाती हैं? या कोई करामाती प्रिज्म है इनके पास कि इन्हें कोई भी देखेगा
तो उसी प्रिज्म से देखेगा और इनके बहुत सारे अक्स नजर आएंगे। मैं इसके पीछे की विज्ञान समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक व्यक्ति एक ही समय में 25 जगह कैसे उपस्थित रह सकता है, लेकिन ऐसा कर दिखाया है उत्तर प्रदेश की इन टीचर ने। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये टीचर है। कागजों में एक ही नाम और फोटो के साथ अलग अलग जिलों के 25 स्कूलों में रजिस्टर्ड है। हर महीने 30,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। कैलकुलेटर से जोड़कर गुणा करें तो पिछले 1 बरस और 1 महीने में यानी इस फरवरी तक मोहतरमा ने कमाए 1 करोड़ रुपए। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के दौरान ये जानकारी सामने आई कि एक टीचर कैसे इतनी जगहों पर उपस्थित हो सकती है। अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं। आज तक से बातचीत में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि आरोप सही पाए गए तो टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पारदर्शिता के लिए डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। अगर किसी अधिकारी को शामिल इसमें पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में जिले के हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी स्कूल है। इनमें समाज के पिछड़े माने जाने वाले तबकों से आने वाली लड़कियों को हॉस्टल की भी सुविधा होती है। भूल भुलैया में फंस गए हैं हम, जहां ढेर सारे शीशे लगे हैं। बाहर कैसे निकलें मालूम नहीं, और बाहर निकलने लगे तो खुद के ही अक्स से ना टकरा जाएं, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। माधुरी, आज तक रेडियो। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको अच्छी खबर ये देनी है कि इन दिनों गंगा का पानी साफ हो गया है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी की ये रिपोर्ट सुनिए। ये सुखद संयोग है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम गंगा के किनारे हैं। जब हम उत्तरकाशी से हर्षिल होते हुए गंगोत्री की तरफ आगे बढ़े तो गंगा की धारा साफ और निर्मल दिख रही थी। गंगा के घाटों पर कूड़े के ढेर नजर नहीं आ रहे थे। सामान्य तौर पर इस वक्त उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होती है, तो आप देख सकते हैं कि हरिद्वार से लेकर और गंगोत्री धाम तक पूरे जो घाट हैं गंगा के, वो जो यात्री हैं उनसे पटे रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से गंगा के घाट साफ दिख रहे हैं। गंगा की धारा जो है वो निर्मल और अविरल बह रही है। यहाँ पर गंगोत्री धाम के जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं सुरेश सेमवाल जी, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन ज़रूर है लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर लोग नहीं हैं। लेकिन गंगा की जो आरती है सुबह शाम की, वो आरती होती है। मंदिर समिति के लोग उस आरती को अंजाम देते हैं। और उनका कहना है कि फ़िलहाल जो कोरोना महामारी है उसकी वजह से अभी यात्रा शुरू नहीं होनी चाहिए। लोग घरों में रहकर गंगा का स्मरण करें। और इसी तरह से जब हम आगे उत्तरकाशी की अगर बात करें, यहाँ पर भी काशी विश्वनाथ का एक बड़ा मंदिर है, घाट हैं, लोगों की भीड़ होती है। तो यहाँ पर भी हमने देखा, लोगों से बात की, और बड़ी आबादी है, एक बड़ा कस्बा है उत्तरकाशी। लेकिन उस लिहाज से पिछले 2-2.5 महीनों के दौरान गंगा के जो घाट हैं वो साफ़ हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो गंगा की धारा है वो अविरल बह रही है। और एक तरह से कह सकते हैं कि अभी हम जब ऋषिकेश की तरफ आगे बढ़े तो गंगोत्री से लेकर हर्षिल से उत्तरकाशी होते हुए, देवप्रयाग होते हुए एक तरह से पूरी इस यात्रा में गंगा कहीं ना कहीं साफ नज़र आई। गंगा के घाट साफ नज़र आए और एक निर्मल अविरल धारा जो हमारे जहन में हमेशा रहती है माँ गंगा की, वो हमें नज़र आई। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार प्रकृति ने जिस तरह से इससे पहले सरकारों ने हजारों करोड़ रुपए गंगा सफाई पर खर्च किए लेकिन गंगा साफ नहीं हो पाई, लेकिन इस बार माँ गंगा ने और प्रकृति ने खुद को साफ किया है। ये इसका एक सबक हम सब लोग लें। शुक्रिया मंजीत नेगी। जैसा कि आप जानते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन क्या हैं इसके मायने, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अंजुम शर्मा। Nature is sending us a clear message. We are harming the natural world to our own detriment. Habitat degradation and biodiversity loss are accelerating. Climate disruption is getting worse. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधित करते हुए कह रहे थे कि प्रकृति अब साफ संदेश दे रही है। अपने लाभ के लिए हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बाढ़, सूखा, तूफान, जंगल में आग जैसी तमाम घटनाएं हमारे कारण बढ़ रही हैं। समय रहते इन्हें बचाना होगा। इट्स टाइम फॉर नेचर।
दुनिया भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की जिंदगी पर भले नकारात्मक असर पड़ा हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो खिलखिला उठी है, वो है प्रकृति। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों का हस्तक्षेप बीते 3 महीने में काफी कम हो गया। सड़क पर गाड़ियां नहीं हैं, प्रदूषण नहीं है, फैक्ट्री से रसायन नहीं निकल रहा, नदियां साफ हो गईं, दूर से पहाड़ दिखने लगे, पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे, नदी समुद्र में डॉल्फिन खेलने लगी। प्रकृति के लिए न जाने क्या क्या खुशनुमा हुआ, लेकिन इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। वो तो हमारी जान पर आई तो हम घरों में बंद हुए। लेकिन प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु के प्रति हम क्रूर ना हो, इसकी जागरूकता के लिए और समस्याओं पर विचार करने के लिए साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। तभी यह फैसला हुआ कि हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए हर साल एक थीम रखा जाता है। इस बार का थीम है सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। भारतीय वन सेवा के अधिकारी राजेंद्र भारती कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी को जितना हम संरक्षित करेंगे, उससे कहीं ज्यादा संरक्षण वो हमें प्रदान करेगी। अगर हम 1 रुपया बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कुछ केस में 25 रुपये और कुछ केस में 100 रुपये का रिटर्न मिलेगा। ये हमको इनडायरेक्टली रिटर्न मिलता है। जैसे कि अगर बायोडायवर्सिटी अच्छी होगी, हमारे पास जंगल अच्छा होगा, तो हमको पॉल्यूशन अबेटमेंट के लिए और पॉल्यूशन से जो होने वाली बीमारियां हैं उन पे कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर हमारे पास मैंग्रोव बहुत अच्छा है तो हमारे पास कोस्टल एरिया में फ्लडिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए और जो तरह तरीके के अभी जो नई समस्याएं सामने आ रही हैं, इन सब से लड़ने के लिए भी हमको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो भी बहुत हद तक बायोडायवर्सिटी और जंगल पे ही डिपेंडेंट है। इसलिए इंडिया में बायोडायवर्सिटी को बचाना और उनका संरक्षण बहुत आवश्यक भी हो जाता है। ये थे भारतीय वन सेवा के अधिकारी राजेंद्र भारती। पर्यावरण के नुकसान में शहरीकरण और औद्योगिकरण का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया भर की सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है, जीवन शैली में परिवर्तन हुआ और खतरनाक गैसों, रसायनों का उत्सर्जन बढ़ता चला गया। जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम हॉरिजॉन्टल विकास नहीं कर सकते, यानी जमीन इतनी नहीं है कि सबको एक एक मकान दिया जाए। इसलिए अब शहरों का विकास वर्टिकल हो रहा है, यानी एक के ऊपर एक मकान बन रहे हैं, जिसे हम अपार्टमेंट्स कहते हैं। शहर जंगल की पीठ पर चढ़कर बनाए जा रहे हैं। लेने को साफ हवा नहीं है, पीने को पानी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वर्षा का पैटर्न बदला हुआ नजर आया है। जहां बरसात नहीं होती थी वहां बाढ़ आ रही है, और जहां बरसात हुआ करती थी वहां सूखा पड़ रहा है। ये पूरे पॉडकास्ट की बस वानगी भर थी। इसे अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो हमारी आज तक रेडियो के वेबसाइट पर जाकर सुन सकते हैं। और अब सुनिए खेल समाचार आनंद श्रीवास्तव से। खेल खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 भारत में होगा। ये टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले 1979 में मेजबानी मिली थी, तब भारतीय टीम रनर अप रही थी। ये फैसला एशियाई फुटबॉल महासंघ की महिला समिति की बैठक में लिया गया। एक वीडियो में जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने वाले युवराज सिंह ने आज इस मुद्दे पर एक ट्वीट कर माफी मांगी है। युवराज ने कहा कि मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। युवी का ये वीडियो रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव चैट का है। इसे लेकर युवराज के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम दर्शकों के बिना T20 विश्व कप के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के बाद ICC को इस टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए उचित समय का इंतजार करना चाहिए। इंग्लैंड के साथ खेले जाने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम की घोषणा कर दी गई है। कोरोना संकट को देखते हुए टीम के 3 स्टार खिलाड़ी शिमरन हेटमायर, डैरेन ब्रेवो और कीमो पॉल ने दौरे पर जाने से मना कर दिया है। 9 जून को टीम इंग्लैंड पहुंचेगी और 8 जुलाई से टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत होगी। सभी मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जुलाई में अपनी टीम के इंग्लैंड दौरे की तैयारी के लिए शिविर आयोजित करने की सरकार से मंजूरी मांगेगा। ICC की क्रिकेट समिति के चेयरमैन अनिल कुंबले ने कहा है कि लार पर प्रतिबंध के बाद खेल में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पिच की स्थिति के अनुसार टीम तैयार करके बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। इस बीच भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा है कि वो बिना सलाइवा के भी रिवर्स स्विंग करा सकते हैं। हैदराबाद ओपन बैडमिंटन का आयोजन इस साल के लिए रद्द कर दिया गया है। अगस्त के महीने में भारत में होने वाला इंडिया जूनियर इंटरनेशनल ग्रां प्री का आयोजन भी रोक दिया गया है। अब इन इवेंट्स को 2021 में कराया जाएगा।
दिन भर में आज इतना ही। आज के इस कार्यक्रम को प्रोड्यूस किया है पूनम कौशल ने और साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाला सचिन द्विवेदी ने। आप हमसे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अपने सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक radio@aajtak.com पर भी भेज सकते हैं। अब सोमवार को आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अमन गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।